बेहतर से बेहतर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं कम अनुभवी शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कीजिए। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों पर हम आप लोगों को उन संभावित प्रत्याशियों से, दावेदारों से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो राजस्थान में इसी साल दिसंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं। इस समय सीधे आपकी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं केदार मीणा जी। केदार जी सवाई माधोपुर जिले की बामनवास विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे हैं। इनकी जुबानी, इनके शब्दों में इनका परिचय क्या है? भाई साहब एक बार हाथ जोड़ के हमारे दर्शकों का अभिवादन। सभी को प्रणाम। आपका परिचय इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई जानना चाहे तो आप किन शब्दों में अपना खुद का परिचय देंगे? मेरा नाम केदारलाल मीणा है। मैं बावनवास पट्टी खुद का रहने वाला हूँ। 1988 में मैंने सीमा शुल्क विभाग में सेवा शुरू की। उसके बाद 2012 मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और मैंने विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2012 को ले लिया। उसके बाद मैंने 13 फरवरी 2013 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद से मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के और जनता की सेवा कर रहा हूँ। मैं मूल निवासी बावनवास पट्टी खुर्द का हूँ जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास पट्टी खुर्द के आप रहने वाले हैं और 11 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद 10 साल से पार्टी के साथ जुड़े हुए। 2018 में होने वाले चुनावों में क्या आपने पार्टी से सिंबल की मांग की थी? बिल्कुल, मैंने मजबूती से 2018 राजस्थान विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार बनने के लिए मैंने प्रयास किए थे। मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद मैंने पार्टी की भरपूर सेवा की। जो भी कैंडिडेट था उसका मैंने भरपूर प्रचार किया, पार्टी की सेवा की तन मन धन से। 2023 के संभावित जो चुनाव हैं दिसंबर महीने के जी, उनके लिए आपने अब कब से तैयारी शुरू की है? मेरी तैयारी तो 2018 से पहले से ही है और मैं निरंतर जनता के बीच जा रहा हूँ। जनता के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको समय समय पर उठा रहा हूँ और पार्टी की जो भी कार्य योजना होती है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। और जो कांग्रेस की सरकार है 2018 के बाद में, जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार काबिज हुई है और बावनवास से कांग्रेस का एमएलए है, तो उनकी जो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो, पानी का हो, उसको समय समय पर कार्यकर्ताओं के साथ में उठाते रहते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि पार्टी आपको अपना कीमती सिंबल क्यों दे? क्या मजबूत पक्ष है आपका? जनता साथ में है, जनता के बीच में रहे हैं, जनता को युवा चेहरे की तलाश है और एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो निर्विवाद हो, क्षेत्र में सक्रिय हो और जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसका मजबूती से सामना कर सके। मैं कोई वंशवाद की बात नहीं करता, लेकिन मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी दावेदारी पेश की थी बावनवास से, क्योंकि जो कांग्रेस शासन में इस क्षेत्र के, इस बावनवास विधानसभा में जो पिछड़ा हुआ है, इसके विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए हमारा प्रयास रहेगा। इसी नाते मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं उम्मीदवारी के लिए टिकट की मांग कर। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं अभी आधा घंटे पहले जी बामनवास जाकर के आया हूँ जी। आपका ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी किसी विधानसभा के प्रमुख शहर की, प्रमुख कस्बे की अगर ऐसी हालत है तो उसे पिछड़ा के अति पिछड़ा ही कहा जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो वहाँ के सिटिंग विधायक हैं इंदिरा मीणा, उनका वर्तमान कार्यकाल 4.5 साल का कैसा रहा है?
मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन वर्तमान में जो विधायक है उसके टाइम पे जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है उतना विकासकार काम का बोलबाला बिल्कुल नहीं हुआ है। बावनवास प्रशासनिक दृष्टि से जाना जाता है, लेकिन उसको कोई भी आके देखता है तो उसके मन में वो पीड़ा लेके जाता है। जब वो आता है ये सोचता है बावनवास पता नहीं कितना अच्छा गांव होगा, शहर होगा, कस्बा होगा, लेकिन जब वो आके देखता है इस गांव को तो बड़ा उसके मन को पीड़ा होती है, दुख होता है कि इस गांव में ये विकास से कोसों दूर है। मूरा सागर बांध बावनवास से 15 किलोमीटर है, अंग्रेजों के टाइम पे वो बना था, लेकिन उसमें अभी तक भी एक परात मिट्टी भी किसी भी विधायक ने अभी तक नहीं उठाई, तो मैं विकास की क्या बात करूं। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूँ। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बात मैं नहीं कर रहा, वो जनप्रतिनिधि है और एक जनप्रतिनिधि के कार्यों की समीक्षा तो की ही जा सकती है। तो आप कैसे 4.5 साल के उनके कार्यकाल की समीक्षा करेंगे। यथास्थिति मैं खुद देख के आया हूँ, आप यथास्थिति का ज़्यादा वर्णन नहीं करें, मैं खुद देख करके आया हूँ। ना कोई ठीक सा रोड वहाँ है, ना कोई बाजार की व्यवस्था है, ना कोई चौराहा है, ना कोई पानी का नाला है, ना ठीक सी पंचायत समिति है, ना ठीक सा हॉस्पिटल है, कुछ भी मुझे तो वहाँ ऐसा नहीं लगा। और अगर सही शब्दों में बयां करूँ तो मैं जब यहाँ से गया था 11:30 बजे के करीब, ये सोच करके गया था कि आज दोपहर का खाना बावनवास में ही खाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ढाबा मिल ही जाएगा। खाना खाने के लिए मुझे वहाँ कोई छोटा सा ढाबा तक नजर नहीं आया। तो आप टिप्पणी करने से बचिए मत। बिल्कुल नहीं, मैं उससे बच नहीं रहा। बावनवास में अभी भी आपने सही बोला, कोई होटल ढाबा नहीं है। पहले 3-3 चावल मिलें बावनवास में हुआ करती थी, बहुत अच्छा बाजार था, लेकिन ये गांव राजनीति की भेंट चढ़ गया। वर्तमान जो विधायक है, जितना नाम उसने भ्रष्टाचार में कमाया है उसमें विकास का कहीं नाम नहीं है। अभी तक कितने तहसीलदार, कितने वीडियो, कितने एसडीएम बदल दिए गए, मैं उनकी संख्या नहीं बता सकता, क्योंकि इतने बदल गए कि उनका गणना करना मुश्किल है। रही बात चिकित्सा की, चिकित्सा एक बेसिक सुविधा है, लेकिन वो जब डॉक्टर ही नहीं है, कंपाउंडर ही नहीं है, तो वो चिकित्सा जनता की क्या करेंगे। ये जो जिम्मेदारी होती है स्थानीय जनप्रतिनिधि की होती है, विधायक की होती है, लेकिन लाइनमैन से लेके बिजली में जो विभाग में जो लाइनमैन होता है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, तो कहाँ से पढ़ाई होगी, कहाँ से चिकित्सा सुविधा होगी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो बावनवास की विधानसभा से जुड़े हुए हैं। न केवल बावनवास कस्बा, बौड़ी कस्बा, किसी भी क्षेत्र में चल जाए, आज भी लोग कई किलोमीटर तक पानी के लिए जाते हैं। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कहीं भी इस विधानसभा क्षेत्र में मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे एक दर्शक है विकास पारासर, उनका एक सवाल है, अगर आप विधायक बन गए तो वर्तमान विधायक के भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करना पसंद करेंगे। कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आती है, मैं तो ये कहूँगा पूर्ण विश्वास है कि 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ऐसे जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो जनता के बीच में लाया जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। अब एक हाइपोथेटिकल सवाल है, थोड़ा सा काल्पनिक सवाल है। आप इमेजिन करें, आप दिल्ली गए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आपकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हो जाती है और नड्डा जी आपसे कहते हैं, केदार जी आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे। उनके समक्ष आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे रखेंगे। मैं प्रेजेंटेशन ऐसे रखूंगा कि भाई मैं साहब भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। 10-11 साल से 10-11 साल से पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ। यदि आपको उचित लगे, सर्वे में मेरा नाम आवे, जनता से आप राय पूछे, तो मैं टिकट की मांग करता हूँ और मैं इस लायक हूँ तो मेरे को टिकट दिया जाए। अशोक सिंह और डालूराम सैनी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। एक और काल्पनिक सवाल है, क्योंकि सवाल काल्पनिक भी होने चाहिए जी। दिसंबर का महीना है, चुनाव से 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थमने वाला है। शाम को 4:55 हो गए हैं। इससे पहले ये कल्पना कीजिएगा आपको पार्टी ने टिकट दे दिया, आपने पूरी जोर शोर से प्रचार किया है, लेकिन
शोर थमने वाला है। 4:55 पर केदारलाल मीणा के हाथ में माइक आता है और सामने अपार भीड़ है। आप उसे कैसे संबोधित करेंगे, कैसे वोट मांगेंगे? मैं जनता के चरणों में यही निवेदन करूंगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को कृपया समर्थन दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए अपना वोट प्रदान कीजिए। अरविंद पटेल हैं बामनवास से, आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी नमस्कार अरविंद जी। केदार जी, बहुत सटीक शब्दों में मुस्कुराते हुए आपने संवाद के लिए समय निकाला, चल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अरविंद पटेल आपको अग्रिम बधाई दे रहे हैं कि आप विधायक बनेंगे, उनको धन्यवाद कर दीजिए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक समझा।